आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है टीपू पर टकराव क्यों। दरअसल 10 नवंबर को शेर मैसूर टीपू सुल्तान का यौम विलादत है, जिसे मनाने के लिए कर्नाटक सरकार ने तकरीब का भी इनेकाद किया है, लेकिन बीजेपी इसकी मुखालिफत में उतर आई है। सूबे की कांग्रेस जेडीएस सरकार टीपू को हीरो बताते हुए टीपू का यौम विलादत मनाने जा रही है, तो बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल समेत हिंदू तंजीमें टीपू को हिंदू मुखालिफ करार दे रही हैं। लेकिन टीपू पर हिंदू मुखालिफ होने के इल्जाम के साथ ही अंग्रेजों को चने चबवाने वाले एक ऐसे बहादुर सुल्तान के तौर पर भी जाना जाता है जो अपनी उंगली में राम नाम की अंगूठी पहना करता था। सवाल यह है कि अपनी अपनी सियासत को साधने के चक्कर में कहीं तारीख की अजीम शख्सियात के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही है। आखिर क्यों तारीख के हुक्मरां को भी हिंदू और मुसलमान में बांटा जा रहा है। करेंगे इसी मौजू पर तफसील से बात। जुड़ेगा हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए खास पैनल, लेकिन पहले देखिए आज की पूरी सरगर्मी पर एक खुसूसी रिपोर्ट। सुल्तान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। 10 नवंबर को शेर मैसूर टीपू सुल्तान का यौम विलादत है और कर्नाटक सरकार ने इस बार भी इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी इस प्रोग्राम में रखना डालने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ कर्नाटक हुकूमत टीपू का यौम पैदाइश मनाने की तैयारी में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और हिंदू तंजीमें इसकी मुखालिफत पर आमादा हैं। बीजेपी टीपू सुल्तान को हिंदू मुखालिफ करार देती रही है, तो सरकार ने मुखालिफत करने वालों को सख्त इंतबाह दिया है। Intention is to just to satisfy the Muslim community. No other intention. So suddenly, after so many years, now they have starting this Tipu Jayanti. Nobody is liking. It will be peaceful. I have given direction to all our police officers to take care of the common man interest. I have already given direction, whoever going to disturb any government functions, take necessary actions. कर्नाटक सरकार 2016 से मैसूर रियासत के 18वीं सदी के हुक्मरां टीपू सुल्तान का यौम विलादत मनाती आ रही है। इस साल भी सरकार ने 10 नवंबर को टीपू सुल्तान का यौम विलादत मनाने का ऐलान किया है। इधर कर्नाटक में हुए ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को करारी हार मिली है और टीपू सुल्तान का मुद्दा उठाकर उसे खोया वोट बैंक वापस आने की उम्मीद है। हालांकि असेंबली इंतखाबात में भी टीपू का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन काम नहीं आया था। तो सबसे ज्यादा उसने कुकर्म हिंदुओं के साथ किया था, जैसे कुर्ग है, उसमें इतना नरसिंहार किया उसने, केरल में नरसिंहार किया, मंदिरों को कितना तोड़ा। तो ऐसे व्यक्ति का जयंती मनाना, ये तो मैं कहता हूँ देशद्रोही का काम है। श्रृंगेरी में आदि शंकराचार्य ने जो मठ स्थापित किया, जो उनका पहला मठ था, उसके बचाव के लिए जब मराठाओं ने उस पर आक्रमण किया, तो टीपू सुल्तान ने अपनी सेना भेजी थी कि श्रृंगेरी के मठ पर कोई आहत ना आए। हिंदू धर्म को नहीं समझते, इन्होंने हिंदू धर्म के समंदर वाले चरित्र को ना तालाब में तब्दील कर दिया है। ये हासिल किया है प्रधानमंत्री जी ने अपने 4.5 वर्ष में कि एक महासागर जिसका नाम हिंदू धर्म था, आपने उसको गदले तालाब में तब्दील कर दिया। बधाई हो प्रधानमंत्री जी। इन सब के बीच स्किल डेवलपमेंट के ममलिकती वजीर अनंत कुमार हेगड़े ने कर्नाटक सरकार को चिट्ठी लिखी है कि उनको इस प्रोग्राम में हिस्सा न बनाया जाए। टीपू के यौम विलादत को देखते हुए सरकार ने भी कड़ा हिफाजती बंदोबस्त किया है, लेकिन 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर के सुल्तान रहे टीपू सुल्तान पर जबरदस्त सियासत हो रही है, जबकि खुद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भी टीपू सुल्तान की तारीफ कर चुके हैं। तारीख के जानकार भी टीपू सुल्तान पर बीजेपी के इल्जामात की तरदीद करते हैं। वो लोग जो के टीपू सुल्तान की मुखालिफत करते हैं, वो बुनियादी तौर पे अपनी तारीख पर स्याही पोतने की कोशिश करते हैं। टीपू सुल्तान की अजमत अपनी जगह रहेगी, आप इनकार नहीं कर सकते। मैसूर रियासत के 18वीं सदी के हुक्मरां टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता है। मिसाइल आज भले ही वेस्ट ममालिक की देन मानी जाती है, लेकिन इसे बनाने का शर्फ उन्हें हिंदुस्तान से ही हासिल हुआ है। टीपू सुल्तान के रॉकेटों से अंग्रेज थर थर कांपते थे।
इसीलिए टीपू को दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहते हैं। खैर, अपनी अपनी सियासत साधने के चक्कर में तारीख से छेड़छाड़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन सब के बीच ख्याल रखने की जरूरत यह है कि तारीख के अजीम शख्सियात के साथ नाइंसाफी न हो जाए। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सऊद मोहम्मद खालिद। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि रोजगार हो या फिर तालीम हो, तमाम जो दूसरी चीजों की बात हो, चाहे वो बुनियादी जो मुद्दे होते हैं उनसे हट करके हिंदू मुस्लिम और तमाम दूसरी तरह की चीज़ों को लेकर के, चाहे वो पोलराइजेशन की बात हो या फिर कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश वाली बातें हों, इन पर ही सियासत होती रहती है। और सियासी जमातें जो हैं इनको इतना ज़्यादा तूल दे देती हैं कि शायद उनके लिए लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई और बात नहीं है। बहरहाल तमाम पहलू हैं और कई तरह के सवाल भी हैं जिनके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। और इस अहम मुद्दे के अहम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज का हमारा खास मेहमान। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के कौमी तर्जुमान महेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी के तर्जुमान राजकुमार भाटी जी हैं। इसके अलावा मुंबई से हमारे साथ राइटर डॉक्टर राम पुनियानी जी जुड़ चुके हैं। साथ ही यहां स्टूडियो में हमारे साथ तारीखदार यानी कि हिस्टोरियन डॉक्टर वेद व्रत तिवारी जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट इंजीनियर मोहम्मद असलम अली साहब हैं और मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमानों से पुरखुलूस गुजारिश करना चाहते हैं कि वो पूछे गए सवालों का सीधा और सटीक जवाब दें, ना कि मुद्दे पर इधर उधर की बात करें, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे मेहमान पूछे गए सवाल पर गोलमोल जवाब देकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन हमारी अपनी नाजरीन के तई ये अहम जिम्मेदारी है कि हम इस अहम मुद्दे पर एक मुस्बत और बाअसर बहस करें, न कि हमारे मेहमान अपने अपने हिसाब से यहाँ पर अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश करने लगे। अगर हमने ऐसा पाया तो हम अपने मेहमानों को भी टोकेंगे ताकि बात मुद्दे पर हो और एक मुस्बत नतीजा निकले। तो चलिए अपने आज के बहस की शुरुआत करते हैं, लेकिन अपने मेहमानों को एक बार फिर बता दें कि बहस के पहले हिस्से में आप सभी को 2-2 मिनट का वक्त मिलेगा। अपनी बात आपको 2-2 मिनट में रखनी होगी। उसके बाद बहस के अगले हिस्से में हम डिबेट को ओपन करेंगे। और डॉक्टर पुनियानी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं सर। मुंबई से अब मैं इस बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं कि सर देखिए, ये जो तमाम बातचीत हो रही है, सियासी इल्जाम तराशी, कोई टीपू सुल्तान को हिंदू मुखालिफ बता रहा है तो कोई एक अजीम शख्सियत बता रहा है, उसकी यौम विलादत को लेकर के तकरीब मुनक्किद की गई है। लेकिन एक आप किस तरीके से देखते हैं टीपू सुल्तान को? जब हम तारीख के पन्ने उलटते हैं, पलटते हैं, तो क्या नजर आता है टीपू सुल्तान के बारे में सर? जी देखिए, एक आज पूरे भारत में हर एक चीज़ को हिंदू मुस्लिम का नज़रिया बनाया जा रहा है। वास्तव में ये एक पॉलिटिक्स का तरीका है जिसमें हम राजाओं को, हिंदू राजाओं को हिंदू से जोड़ रहे हैं, मुसलमान राजाओं को मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। जहाँ तक टीपू सुल्तान का ताल्लुक़ है, अगर हम देखें थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से, तो 1970 में आरएसएस ने भारत भारती सीरीज़ में टीपू सुल्तान की तारीफ में एक किताब निकाली थी। अभी आपने वर्णन किया कि हमारे भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी उनको एक हीरोइक डेथ के इसमें कहा। और वैसे ही कर्नाटका के बहुत बड़े जो नाटककार हैं गिरीश कर्नाड, उन्होंने कहा कि मैसूर में, कर्नाटक में टीपू सुल्तान की वही जगह है जो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की है। तो खैर, एक तरफ से तो हम देखेंगे कि उनको आज इस प्रकार से चित्रित किया जा रहा है कि जैसे वो हिंदुओं के विरोधी थे, जैसे उन्होंने ब्राह्मणों का कत्लेआम कराया, क्रिश्चियंस का कत्लेआम कराया। पर ये इतिहास से पूरी जुदा बात है। वास्तविक बात यह है कि टीपू सुल्तान भारत के एकमात्र राजा रहे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे दी। और ये एक कारण था कि जिसलिए अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ सबसे खतरनाक प्रोपेगेंडा किया। अब ये मुख्य बात एक आप याद रखिए कि टीपू सुल्तान ने निज़ाम हैदराबाद को लेटर लिखा, उन्होंने मराठा राजाओं को लेटर लिखा कि हम आपस के मुद्दे आपस में तय कर लेंगे, अंग्रेज़ों को हमको इससे बाहर रखना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण किताब अभी मराठी में आई है सरफराज शेख की, जो इसमें सरफराज शेख की लिखी हुई है। उसमें उन्होंने टीपू सुल्तान का एक मैनिफेस्टो पूरा ट्रांसलेट करके लिखा है। ये मैनिफेस्टो क्या कहता है
टीपू सुल्तान इस पे कहता है कि मैं किसी के खिलाफ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा और अपने साम्राज्य की रक्षा करूंगा। इसीलिए कर्नाटक के आम लोगों में उनके बारे में ऐसे ही लोकगीत प्रचलित हैं जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के बारे में प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्थानीय भाषाओं को छोड़कर पर्शियन को ज़्यादा महत्व दिया। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शिवाजी महाराज ने भी अपना जो उनका कॉरेस्पॉन्डेंस था वो पर्शियन में करवाते थे, क्योंकि पर्शियन उस समय राजाओं के बीच की एक भाषा थी। फिर कहा जाता है कि उन्होंने कई बार हिंदुओं का कत्लेआम कराया, क्रिश्चियंस का कत्लेआम कराया। तो उसके एक अंतिम मुद्दा मैं कहना चाहूँगा कि ये असंभव इसलिए है कि टीपू सुल्तान के सबसे बड़े जो वजीर थे उनका नाम था पूर्णैया। पूर्णैया ये एक ब्राह्मण थे। तो आप ख्याल कीजिए ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा टीपू सुल्तान के खिलाफ चल रहा है, जबकि वो एक राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग में भाग लिया और भारतीय राजाओं को भी कहा कि हम आपस में तय करें अपनी सीमाएं। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं, वक्त जरा ओवर जा रहा है, मैं बाकी मेहमानों के पास भी आना चाहूंगा सर, मैं आपके पास लौटूंगा सर। और देवव्रत साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि टीपू सुल्तान के बारे में जो फैक्ट्स पुनियानी सर प्रेजेंट कर रहे हैं, उन फैक्ट्स से इतर जो बातें आ रही हैं, जो वो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा के तहत चीजें की जा रही हैं, कुछ किताबें भी आज नजर आती हैं जिनमें बाकायदा उनके बारे में ये जिक्र होता है कि वो बहुत ज्यादा जालिम थे या फिर मस्जिद को तोड़ा, चर्च को तोड़ा। क्या ये वाकई प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? आप करेक्ट कर दूं, मेरा नाम वेदव्रत है। माफ कीजिएगा सर। जी हाँ, वेदव्रत। दूसरी चीज की जो बड़ी मुश्किल समस्या हमारे देश में हमेशा से रही है, इधर खास करके मैं देख रहा हूँ इधर आज़ादी के बाद का जो पूरा दास्तान इतिहास लिखा गया है, हम जब भी इतिहास को राजनीति से जोड़ेंगे तो ऐसी समस्याएं आएंगी। पहली चीज तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इतिहास किसी भी शासक का हो, किसी भी रूलर का हो, वो कोई एक कम्युनिटी बेसिस पे नहीं होता है। जो राजा होता है वो पूरे अपनी व्यवस्था, अपने शासन को, और क्योंकि वो युग जो था वो युद्ध प्रधान युग था, आपको ये समझना पड़ेगा कि उस समय दौर ही अलग था। वो दौर जो है सिर्फ वहां पे रेवेन्यू का, वहां पे एकमात्र साधन या तो उनको कृषि थी या ये लूटपाट, प्लंडर या अपने एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो टीपू सुल्तान ने भी वही किया जो बाकी रूलर्स ने किया। ठीक है। अभी पुनिया साहब ने बताया भी है कि न केवल उनके मंत्री जो है पूर्णैया जो है वो एक वजीर थे और बहुत सम्मानित ओहदा उनको था। साथ ही मंत्री कृष्णराव की बात भी करते हैं। कृष्णराव भी एक हिंदू जो है ब्राह्मण है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने श्रृंगेरी मठ को स्थापित किया और उस समय कहते हैं कि सच्चिदानंद भारती जी जिस समय उस वहाँ के शंकराचार्य थे, वहां पे उनको कुछ दान भी दिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। साथ ही साथ हमने ये भी चर्चा की, राम नाम की अंगूठी पहनते थे। हाँ, ऐसा 2014 में नीलाम हुई वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट उनकी तलवार जो है वो नायकों से नायक साथ जब वो युद्ध कर रहे थे तो उस समय उनकी तलवार जो है वो गायब हो गई थी। बाद में वो तलवार की नीलामी भी आपने सुना होगा। बिल्कुल। यहाँ एक बात जो मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि जो अभी ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है टीपू सुल्तान को लेके, वो ये है कि उनको कम्युनलिस्ट कहा जा रहा है। लेकिन ये बात भी हमें कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी कि क्योंकि जब वो एक साम्राज्यवादी शासक है तो उसके पास के मालबार और त्रावणकोर स्टेट्स की बात करें, उस समय ऐसे भी हमारे पास मिलते हैं। यहाँ एक बात समझ सर वक्त खत्म हो गया। मैं जल्दी से आप अपनी बात अगर रख लेंगे कुछ सेकंड में। सीधे तौर पे ये कहना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए मैं चाह रहा हूँ जो हमारे पास रिटन हिस्ट्री है उसमें कहीं से भी ये नहीं आता है कि टीपू ने हिंदुओं या ईसाइयों का कत्ल किया। लेकिन लोकल ट्रेडिशंस में, हमारे ओरल ट्रेडिशंस में बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं, लोगों ने बताए हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ये कहा जाता है, लेकिन ब्रिटेन में हमें नहीं मिलता। इसके भी लेटर्स हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आता हूं। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं सर कि ये जो तमाम बातें हैं, अब क्या वाकई सियासत को तारीख से जोड़ करके एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश हो रही है और इसी पर अब सियासी रोटियां सेकी जाएंगी और इसी वजह से आज टीपू जो है वो एक जालिम हुक्मरान के तौर पर प्रोपेगेट किए जा रहे हैं, या वाकई कहीं ऐसा है जो हमारे अभी जो तारीखदां या फिर जो हमारे मुसन्निफ ये बता रहे हैं उससे अलग भी कुछ दस्तावेज मौजूद है क्या? देखिए, अभी आपके सामने दो वर्जन आए हैं और दोनों वर्जन जो हैं वो बड़े पॉजिटिव आपके सामने आए हैं। बात यह है कि आपने जो ये बात की कि भाई हर चीज को हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है, सन 47 से पहले यही काम हुआ था।
कि एक भारत माँ की संतान जो है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, जितने भी हमारी परंपराएं धार्मिक हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती है, हम यूं थे, ठीक है ना, और जब हम यूं हुए तो ये मुल्क हमें मिला। और उसी के मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, लेकिन उसी वक्त में कुछ ऐसी शक्तियां इधर उधर सब तरफ मौजूद थी जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो तकसीम भी हुआ। अब हम बात कर रहे हैं एक हुक्मरान की। देखिए सऊद साहब, हमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हुक्मरान होता है, वो कोई सूफी संत नहीं होता। टीपू सुल्तान का जो दौर है, टीपू सुल्तान के दौर में यकीनन बहुत सारे अच्छे काम हुए होंगे, कुछ काम गलत भी हुए होंगे, हर हुक्मरान के दौर में होते हैं। और मैं इसको इस तरह कहना चाहूँगा कि अगर मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझना है तो क्या मैं वो 10 लाख जो लोग उस ज़माने के अंदर मारे गए बॉर्डर के ऊपर, मैं उससे उनको आंकूंगा? गुजरात के अंदर जो दंगा हुआ, मैं प्रधानमंत्री मोदी को क्या उससे आंकूंगा? मैं नहीं आंकूंगा उससे, बिल्कुल भी। इसी तरह से इंदिरा गांधी ने जो वहाँ अमृतसर के अंदर वहाँ उसमें गोल्डन टेम्पल के अंदर जो किया, मैं इंदिरा गांधी को उससे नहीं आंकूंगा। तो हर दौर में इस किस्म के वाकयात होते हैं और उन वाकयात की बुनियाद पर ही किसी के बारे में एक जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस वक्त हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये ज़रूरत नहीं है कि हम तालिबानी सियासत की तरफ जाएं। ठीक है सर, बस अपनी आखिरी बात करते। देखिए, तालिबानी सियासत क्या है? ये और मैं, हमारा और इनका डीएनए एक है कि नहीं है? हम बिल्कुल हम सगे भाइयों की तरह से, हमारा खून खमीर एक है। हमें आप मुझको और मैं आपको अलग अलग करके जब देखना शुरू करता हूँ तो आप यकीन जानिए सऊद साहब, दिल को तकलीफ होती है, दिल में जख्म लगते हैं हमारे। अलग ना करो बल्कि जोड़ो। ठीक है महेश, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, जब टीपू सुल्तान के बारे में बात हो रही है तो ये जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स निकल करके सामने आ रहे हैं, तो फिर कर्नाटक में इसको लेकर के सियासत क्यों हो रही है? क्या वाकई इस वजह से दिक्कत है कि कांग्रेस और जेडीएस इसको लेकर के एक सरकारी तकरीब मुनक्किद कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अपोजिशन को पसंद नहीं है, या वाकई बीजेपी को यह नजर आता है कि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसका विरोध होना चाहिए, उसके मुखालिफत होनी चाहिए? साहब, बड़ा आपने संजीदा सवाल उठाया कि भाई टीपू सुल्तान जो है आज इतना प्रासंगिक और रिलेवेंट क्यों हो गए, और वो भी कांग्रेस के लिए। खैर, वो अपनी जगह बात है। मैं आज टीपू सुल्तान को मतलब उसको महिमा मंडित करने के लिए जो कांग्रेस की पहल है उसको मैं विरोध करने नहीं आया हूँ, लेकिन ये समझने ज़रूर आया हूँ कि आखिर में जैसे अभी हमारे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट है जो कुछ चीज़ों को सामने रखा गया, मुझे समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से मरने वाले में सिर्फ एक ही था, टीपू सुल्तान, जबकि झांसी की रानी भी मरी अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते हुए, सिराजुद्दौला भी मरे। तो बहुत ऐसे फैक्ट हैं, जैसे अभी हमारे साहब ने कहा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी जो गुमनामी में रहे। लेकिन अगर किसी आदमी को मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि शेरशाह सूरी ने इस देश में जो किया, उसका आज जो है ये जो आप पुलिसिंग देखते हैं, ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड देखते हैं, जो ये आप ग्रैंड ट्रंक रोड देखते हैं, शेरशाह सूरी का नाम लेने वाला कोई नहीं है इस देश में, जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया। अकबर, उसके आगे अकबर को बहुत महिमा मंडित किया गया। तो इस तरह के फैक्ट सामने रख के और किसी आदमी को महिमा मंडित करना, कृष्णदेव राय का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है कर्नाटक के अर्थव्यवस्था में, कर्नाटक के संस्कृति में, कर्नाटक के जो प्रशासन है कृष्णदेव राय जी ने जो दिया, उसको लेकर कितने संजीदा, कितनी चीजों को जानकारी, कितनी बातें कही जाती है। हैदर अली के बारे में, टीपू सुल्तान तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों से उनको पस्त मिली, और एक हुक्मरान थे। ये बात इन्होंने सही कही कि हुक्मरानों के अपने मिजाज होते हैं, वो कुछ गलत भी करते हैं, कुछ सही भी करते हैं। लेकिन आज कांग्रेस जो कर रही है वो सरदार पटेल को भूलकर, सरोजनी नायडू को भूलकर, वो अपने नेता जो उनके स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आज वहां एक डोरे 98 साल के एक आदमी जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी, वैसे ही मैसूर में टीपू सुल्तान। अगर उनका मवाजना ऐसा है तो क्या वहां पर नहीं किया जा सकता? हाँ, सुनिए, शिवाजी जो है ना, हमारे एक स्वतंत्रता आंदोलन जब शुरू हुआ तो वहाँ 3 चीजें शुरू की गई। तो जल्दी से लाल बाल और पाल की कहानी आपने सुनी होगी, पंजाब में बैसाखी और दुर्गा पूजा कलकत्ता में, और वहाँ जो है तो शिवाजी का जो एक गणपति का जो एक होता था वैभव, वो शिवाजी को कहीं ना कहीं लेकर सामने ले आया महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र की अगर शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से आप करें तो ये तो बिल्कुल बेइंसाफी होगी। चलिए ठीक है, लेकिन राजकुमार भाटी जी, क्या वाकई आज का दौर ऐसा आ गया है कि मवाजना कीजिए, हिंदू राजा को हिंदुओं से, मुस्लिम राजा को मुसलमानों से जोड़िए, उसके बाद अपनी अपनी सियासत साधिए? सर, यहां पर हम टोटलिटी की बात कब करेंगे और कौन करेगा?
नहीं, आपका प्रश्न एकदम वाजिब है और बिल्कुल चिंता की बात है, लेकिन ऐसा दौर नहीं आया है। बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, थोड़े से लोग हैं जो ये प्रयास करते हैं। उन्हें ये सूट नहीं करता कि हिंदू मुसलमान में भाईचारा हो, एकता हो, हिंदू मुसलमान मिलकर इस देश के लिए काम करें। ये उनकी राजनीति को सूट नहीं करता। उनकी राजनीति को सूट ये करता है कि इन दोनों में फिरका परस्ती हो, दोनों में वैमनस्य हो, दोनों में आपस में झगड़े हों। तो जो भी मुद्दे इतिहास के जो ये संकेत देते हैं, जो ये मैसेज देते हैं कि हिंदू मुसलमान कितने भाईचारे के साथ रह सकते हैं, रहते थे, उन पे इनको ऐतराज होता है। हमारे बीजेपी के मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आप देश का भविष्य बदलने के नारे पे चुनाव जीत के आए थे, आप इतिहास बदलने में लग गए। और इतिहास को कोई बदल नहीं सकता, इतिहास बदलने की चीज नहीं होती। इतिहास में जो फैक्ट बीत गए वो बीत गए, उन्हें आप मिटा नहीं सकते। आप उनसे सहमत हो या असहमत हो, लेकिन वो सच्चाई रहेगी। इतिहास में हमने जहां तक पढ़ा है, हमने भी थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है, टीपू सुल्तान एक शानदार शासक था, एक स्वतंत्रता सेनानी था, एक बहादुर योद्धा था, एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था जो राम की अंगूठी पहनता था। कुछ तथ्य बताए गए हैं, लेकिन एक तथ्य मैं भी बता दूं कि रंगनाथ का प्रसिद्ध मंदिर टीपू सुल्तान के महल से सिर्फ 100 गज की दूरी पर था और उस मंदिर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहां जो पूजा पाठ करने आते थे उनकी पूरी सुरक्षा की जाती थी। तो यह कहना कि और कम से कम 34 मंदिरों को टीपू सुल्तान ने आर्थिक सहायता दी। श्रृंगेरी मठ का भी बताया गया, जब मराठों ने उसे तहस नहस कर दिया था, तोड़फोड़ कर दी थी, मूर्तियों को लूट के ले गए थे, तो टीपू सुल्तान ने अपने कोष से धन देकर श्रृंगेरी के मठ को और श्रृंगेरी के मंदिर को दोबारा पुनर्स्थापित करवाया। वो शंकराचार्य के साथ लगातार पत्र व्यवहार करते थे, जो पत्र मौजूद हैं आज भी, सुरक्षित हैं। वो हमेशा उन्हें विश्व गुरु और जगत गुरु कहकर संबोधित करते थे और उनसे कहते थे आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा तो सुख शांति बनी रहेगी। जो इतना सम्मान हिंदू धर्म गुरुओं का करते थे, उसे सांप्रदायिक कैसे कह सकते हैं, उसे हिंदू विरोधी कैसे कह सकते हैं। लेकिन ये अपनी राजनीति के लिए मैं तो इनसे अपील करना चाहूंगा कि कृपया अपने छोटे स्वार्थ के लिए इस देश का बड़ा नुकसान मत करिए। ठीक है सर, लेकिन असलम अलीक साहब, ये जो सियासी दौर है, अपने अपने हिसाब से फैक्ट पिक कीजिए और उन फैक्ट्स को सामने रख दीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियां ये कर रही हैं। क्या यही एक पैमाना रह गया है वोट हासिल करने का? क्या बुनियादी बातों पर और बुनियादी मुद्दों पर बात करके वोट हासिल आज नहीं हो सकता, जिसकी वजह से अब इस तरह के मुद्दों पर वोट हासिल किया जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया सऊद भाई। सबसे पहले मैं आज भैया दूज के मौके पे हिंदुस्तान के तमाम वासियों को मुबारकबाद देता हूं। डॉक्टर पुनिया जी ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने ये कहा कि टीपू सुल्तान 18वीं सेंचुरी में जिस तरह से उस इलाके में हुकूमत किया, उस हुकूमत को जिस तरह से उन्होंने निभाया, और ये बात हमारे और पैनलिस्ट ने भी साफ कह दिया कि उनके साथ जितने भी वजीर थे उसमें से ब्राह्मण भी थे और भी लोग थे। मैं 2-3 बात कहना चाहता हूं कि आपने जो बात कही है ये बात बिल्कुल सही है कि हिस्ट्री में ही या इतिहास में या आज के डेट में जिनको जो सूट करता उनके हिसाब से वो बात लेते हैं और उनको पब्लिक तक ले जाते हैं। आप ये बताइए कि आज रिपब्लिक डे पर अगर कर्नाटका का कोई भी यहाँ झलकियां होता है राजपथ में, और रिपब्लिक डे में जो भी झलकियां होती है, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें अप्रूवल नहीं होता है? अगर उस अप्रूवल में आप टीपू सुल्तान को सबसे आगे रखते हैं, टीपू सुल्तान के स्टेचू को सबसे आगे रखते हैं, और कर्नाटक की झलकियां उस टीपू सुल्तान के स्टेचू से अधूरा रहेगा, तो वो भी बदल जाएगी, फिर तो अधूरा रह जाएगा। तो फिर ये किस बात की लड़ाई है? मैं कहना चाहता हूं कि क्या सरदार पटेल बीजेपी का हो गया, मौलाना आजाद कांग्रेस का हो गया, टीपू सुल्तान मुसलमान का हो गया, झांसी की रानी हिंदू की हो गई? इस मुल्क को इस मानसिकता से दूर होना पड़ेगा। झांसी की रानी उतना ही मुसलमानों का है, झांसी की रानी उतना ही मुसलमानों का है जितना टीपू सुल्तान हिंदुओं का है। ये मुल्क 125 करोड़ का मुल्क है, इस मुल्क में सब बराबरी का है। टीपू सुल्तान उस वक्त में हिंदुस्तान को क्या क्या नहीं दिया, इंडिपेंडेंस से के पहले की बात है उस वक्त। आज आप रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं, आज आप बात कर रहे हैं मिसाइल की बात कर रहे हैं। आज एक मिसाइल मैन जो एपीजे अब्दुल कलाम के चरणों पर आप जाके गिरते हैं तमाम बीजेपी का आला नेता, और आप उसी टीपू सुल्तान का जयंती आप नहीं मनाने दे रहे हैं। मुझे लगता है कि सरदार पटेल की भी जयंती मनाई जानी चाहिए और टीपू सुल्तान की भी जयंती मनाई जानी चाहिए। ठीक है सर, तो वाकई ये सूरत हाल है। हम जरा इस डिबेट को ओपन करेंगे, सबका वक्त अपनी अपनी बात सभी मेहमानों ने रख ली। सर पुनियानी से मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि देखिए यहां पर तमाम चीजें तो हैं, लेकिन देखिए जो आप फैक्ट्स दे रहे थे सर, कुछ फैक्ट्स जो हैं वो अलग भी नजर आते हैं। अगर हम विलियम लोगान की मालाबार मैनुअल को पढ़ें
तो फिर तमाम चीजें नजर आती है उसमें कि शहर के मंदिर और चर्चों को तोड़ने का हुक्म दे दिया था, या फिर हिंदू और ईसाई जो खवातीन हैं उनको उनकी शादियां जो है जबरन मुसलमान नौजवानों से करा दी गई थी। ये जो फैक्ट्स हैं सर, क्योंकि फैक्ट्स अगर हम देखें तो एक तरफ के नहीं मिलते हैं, हर तरह के फैक्ट्स जो मिल रहे हैं, क्या ये प्रोपेगेंडा का ही हिस्सा है जैसा आप बता रहे थे, या फिर कुछ और? जी देखिए, इसमें ऐसा है कि जो ब्रिटिश क्रॉनिकलर्स थे, ब्रिटिश क्रॉनिकलर्स ये टीपू के बहुत खिलाफ थे, क्योंकि टीपू एक राजा था जो ब्रिटिश के खिलाफ लगातार लड़ता रहा। तो ब्रिटिश क्रॉनिकलर्स ने ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को पकड़ के वो टीपू के खिलाफ नहीं, लेकिन पुण्यानी से देखिए, अभी जैसे बीजेपी के हमारे साथ जो तर्जुमान जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि आपने जो है वो झांसी की रानी या सिराजुद्दौला का जिक्र नहीं किया। झांसी की रानी भी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मरी थी। ये जो बात कह रहे थे सर, मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई चाह रहा था कि आप कर दें। जी 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 ये नहीं, देखिए मैं इसमें एक बता दूं कि झांसी की रानी 1857 की लड़ाई में गई और टीपू सुल्तान 1799 में गए। इसलिए उनको मैंने कहा कि वो पहले राजा थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। तो ये इसको डिस्टॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कई ऐसे अकाउंट्स दूसरे हैं जिन्होंने टीपू ने जो कम्युनिटीज उनके खिलाफ थी, जो कम्युनिटीज उनके खिलाफ की बात आप कर रहे थे सर, वो बात आपकी पूरी हो जाए। यहाँ मैं एक अपील अपनी तरफ से करना चाहता हूँ। जी, तो देखिए, एक तो ब्रिटिश क्रॉनिकलर्स का वही रवैया था। वैसे ऐसे कई इतिहासकार हैं जिन्होंने टीपू की न्यूट्रल पॉलिसीज़ के बारे में ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। पर आज क्या हो रहा है कि आज जो पॉलिटिक्स है उसको पूरा धर्म के नाम पे रंगा जा रहा है, इसलिए टीपू सुल्तान को निकाला जा रहा है। और टीपू सुल्तान की एक बात आपको मैं मज़ेदार बता दूं कि मैसूर में 10 दिन का दशहरा होता है। ये 10 दिन के दशहरे की परंपरा ये टीपू सुल्तान के समय से चली आ रही है। तो उसमें जैसे शिवाजी महाराज ने भी सभी धर्मों का आदर किया, टीपू सुल्तान एक तरफ राजा था, दूसरी तरफ अपने अलग अलग धर्मों की प्रजा का सम्मान करके उनको साथ ले जाने की बात थी। अब उसमें कोई एक किस्सा हो गया तो उसी किस्से को लेकर ब्रिटिश क्रॉनिकलर्स ने उसका एक निगेटिव इमेज किया, जबकि दूसरे न्यूट्रल हिस्टोरियंस ने टीपू सुल्तान का जो इमेज दिया है वो एकदम अलग है। इसलिए मैं चाहूँगा कि लोग टीपू सुल्तान का जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो ऑफ टीपू सुल्तान, जो सरफराज शेख की किताब सल्तनत खुदादाद में है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों के लोगों को बराबरी से करूँगा, उसका किसी के धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। ये उनका मैनिफेस्टो है और उनके मंत्रिमंडल से साफ हो जाता है कि मंत्रिमंडल में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो इस प्रकार की चीज़ों को मेरे ख्याल से गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आज भी। महेश जी, क्या वाकई जो है जो फैक्ट्स हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके? और क्या ये जो सवाल इन सब के बीच ये भी उठ रहा है क्योंकि नाम बदलने को लेकर के या फिर मुसलमान जो राजा या सुल्तान है उनको लेकर के दिक्कत जो है बीजेपी की वो दिखाई दे रही है? आपको उन्हीं नामों में दिक्कत है जो मुसलमान से या फिर मुस्लिम तबके से रिफ्लेक्ट करते हैं, उन्हीं नाम को बदलने में ही क्यों आपकी दिलचस्पी नजर आती है? ये जो तमाम बातें हैं उसको कैसे आप जवाब देंगे इस पर? देखिए साहब, एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिए कि टीपू सुल्तान के बारे में जो है ना, एक तरह से ये जो सेलिब्रेशन या जो चीज़ कही है ये कब शुरू हुआ? विजय माल्या ने उनका तलवार खरीदा और तलवार खरीदने के बाद जो है कुछ पॉलिटिकल ये गॉसिप भी छपी थी कि उसके बाद तय हुआ कि एक योजना बनाई जाए और टीपू सुल्तान को जो है महिमा मंडित की जाए। अब सवाल यह है कि इस तरह से सरकारी किसने बनाई सर? ये कर्नाटक गवर्नमेंट के उस समय जो लोग थे जिनके साथ ये सारी चीज़ों को लेकर प्लानिंग की गई। और ये देखिए, किसी भी देश में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके इंस्पायरिंग एलिमेंट्स कोई भी हैं, आपको जो इंस्पायर्ड करता हो, या वो भगत सिंह हो या सरदार पटेल हो, ये लोग क्या है? ये लोग मेरी दिक्कत सुनिए, हमारी दिक्कत ये नहीं है। हमारी दिक्कत ये है कि उन चीजों को फैलाना, उन चीजों को लेके आगे बढ़ना जिसमें सिर्फ आप एक तबके को, आपका मकसद ये नहीं है कि टीपू सुल्तान को महिमा मंडित करना। अगर आपको सुनिए, जब आप भाटी जी आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला, आप सुनिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपको टीपू सुल्तान से ज्यादा जरूरी ये समझ में आनी चाहिए कि आपको मलियाना और हासिमपुरा के जो मुसलमान हैं जिनके बच्चे मार दिए गए, वहां से 1-2 लोगों को ले आइए और उनको भी टीपू सुल्तान बनाइए। समझ में आता है कि आपके अंदर, कांग्रेस के अंदर जो है टीपू सुल्तान को लेकर क्या है। अगर टीपू सुल्तान बनाना है तो आप वो चीज करिए जो मरहम का काम करे।
ये काम आप मत करिए। भाटी जो सर, आप जो आप भी अपीज ही कर रहे हैं, आप उधर अपीजमेंट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप असल में सुप्रीम अपीजमेंट कोर्ट आपका में खत्म नहीं लड़िए हो रहा है। और ठीक है, कांग्रेस से कोई नहीं, लेकिन आपसे मैं जवाब चाहूंगा। नाम पर करोड़ों रुपया खर्चा करिए और उसके बाद आप कहिए क्या कि हम दंगे फसाद में मरे हुए लोगों को लेकिन कुछ नहीं करेंगे। टीपू सुल्तान के तकरीब में करोड़ों रुपए आपको दिखा लिए जाते हैं, वल्लभ भाई पटेल के तकरीब में कोई पैसा खर्च हो रहा है उसमें आपको परेशानी नहीं होती है, वही ना सर जिसमें आपको नजर आता है फायदा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। सरदार पटेल के उसमें ये टोटल खजाना यहाँ ढाला जा रहा है, ठीक, यहाँ दिया जा रहा है, भाटी सर, बरसाया जा रहा भाटी सर है। से जवाब ले लो पहले, मैं हम किसी की जयंती जो है खजाने लुटा के कर रहे हैं, ठीक है, हमें इस चीज पे एतराज ठीक है, मनाए ना, ये करे तो मनाने के लोगों ठीक के है, लिए मना ठीक थोड़ी है, है, ठीक लेकिन है, कांग्रेस खजाना लुटा के और एक तबके के लिए सोच के ये करे को ध्यान में ये करे तो इन्वेस्टमेंट कोई दूसरा करे तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर लीजिए। हमने कोई आपने कहा कि उसमें दो हमने 3000 करोड़ रुपया जो है पब्लिक पार्टनरशिप स्कीम के तहत जो है सरदार पटेल में हर आदमी का 16,000 किसानों का उसको इन्वेस्टमेंट ही कह रहे हैं ना सर, अपमान मत करिए आप, कम से कम उन किसानों का अपमान मत करिए। बिल्कुल नहीं कर रहा हूं सर, 2 करोड़ लोगों का नियत नहीं सर, आप मुझे जो है ना वो आप अपनी सियासत में मुझे फंसाने की कोशिश मत कीजिए सर। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं आप उसको कहीं ना कहीं दिफा कर रहे हैं, जो दिफा कर रहे हैं मैं वही पूछ रहा हूं कि वो करे तो अच्छा, आप करे तो बुरा। सऊद जी, एक तो आपने जो कहा मुझे उस पर एतराज है कि सभी पार्टियां, आपने समाजवादी पार्टी का नाम भी लिया, कि सभी पार्टियां ऐसा ही करती हैं। बहुत जिम्मेदारी के जनरलाइज वे में सर नहीं सही कह रहे हैं, ठीक है, नहीं सौ साहब आप सही कह रहे हैं। लोहिया जी के नाम पर इन लोगों ने पार्क उसी पर आ रहा था और उसका क्या हुआ, मैं आ ही रहा था। आप एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये लूट करने का साधन ना बनाया जाए, सरदार पटेल के नाम पर कोई लूट नहीं की गई है। फिर वही सर टीपू सुल्तान के नाम पर भाटी जी, समाजवादी पार्टी करप्शन किया जाए, भी इस पे ऐसी राजनीति को पसंद नहीं करती है कि जिसमें भारत के नागरिकों में आपस में वैमनस्य पैदा हो, नफरत पैदा हो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। हाँ, और हमने कभी इस तरह की कोशिश नहीं की। देखिए, अगर आप बोलने नहीं देंगे तो चर्चा का कोई मतलब नहीं है। आपने अपनी बात कही, हमने शांति से सुना। तो पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, कभी कोई ऐसा उदाहरण नहीं बता सकते आप कि हमने किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत की बात की हो, लड़ाने की बात की हो या किसी का विरोध। उनकी बात का जवाब। दूसरी बात, बदतमीजी करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। आप चैनल पे बैठ के बदतमीजी करेंगे तो वो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन शोभा नहीं देता। ठीक है, लेकिन मैंने कौन सी शाइस्ती बरकरार बोलना शुरू कर दिए। दूसरी बात, अभी इन्होंने एक बात कही, मलियाना और हाशिमपुरा के लोगों को न्याय देने की। केंद्र में इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, न्याय देने के लिए हम जाएंगे। और आप क्यों नहीं देते न्याय? नेता आप बनेंगे, अभी हाशिमपुरा कांड में 10 साल रूल आप करेंगे यार। आप सुनते क्यों नहीं है? लगातार आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, हम सुनते रहेंगे। केस में अगर आपने भी तो लगाया, वो सुन रहे थे, कम से कम बात आ जाए। हाशिमपुरा केस में अभी अभी जजमेंट आया है, जो 42 लोग मारे गए 31 साल बाद से उठा के हाशिमपुरा से, और जिसमें सजा हुई है पुलिस वालों को। इनकी सरकार दोनों जगह है। उन 42 परिवारों को आप कोई राहत दीजिए, कोई मुआवजा दीजिए उन्हें, जो 42 क्योंकि साफ हुआ है कि उनके साथ जुल्म हुआ। अगर आप हिंदू मुसलमानों को एक दृष्टि से देखते हैं, नागरिकों के साथ बना दिया इन लोगों ने। जो बात अभी कह रहे थे, अगर वो आपकी दिली भावना है, दंगे में मरे उनको भिखमंगा बना दिया इन्होंने। भाई देखो, चिल्लाने से नहीं चलता महेश जी, बात सुनिए। आप ऐलान कीजिए, आपकी सरकार ऐलान करे कि उन 42 हाशिमपुरा पर बात नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे मामला है। हम मुस्लिम बच्चों के लिए जो कर रहे हैं वो कोई नहीं किया इस देश में। बहुत अच्छी बात है 4 साल में। लेकिन सर टीपू कर बात आ रही है, आखिरी बात और कह, जब हम यहां दादरी में एक निर्दोष व्यक्ति को, एक अखलाक नाम के निर्दोष व्यक्ति को मार दिया जाता है, और हम उसके परिवार की आर्थिक मदद करते हैं, जब हमारी सरकार होती है तो इन्हें बड़ी परेशानी होती है, चिल्लाते हैं, उसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, उसे मुद्दा बनाते हैं। तो हम अगर किसी की मदद करें तो भी इन्हें दिक्कत, और नहीं करें तो भी इन्हें दिक्कत। तो अब इनकी सरकार है, अगर आप सर मैं आ रहा हूं आपके पास, तो उनकी मदद करिए आप हाशिमपुरा के पीड़ितों की। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर बात हाशिमपुरा की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। सर ठीक है, नहीं सर मैं आ रहा हूं, सर आ रहा हूं। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब इसमें अपनी बात रखना चाह रहे थे। ख्वाजा सर एक बात बताइए, पॉइंट आउट मैं करना चाह रहा हूं। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। लेकिन इफ्तिखार साहब, ये जो आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुसलमानों की बात जब इस पूरे मुल्क में होती है तो यही नजर आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक बन करके रह गए हैं, और इधर से उधर, उधर से इधर सिर्फ उन्हें फुटबॉल बना करके इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये सच नहीं है? और आज भी ऐसा ही हो रहा है। कोई असल में उनका खैरख्वाह है नहीं, जो भले ही खैरख्वाह होने का दावा भी करता हो, वो भी असल में नहीं है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम वोट बैंक है
उसका इस्तेमाल कम हुआ है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारी बदकिस्मती ये है कि इस वक्त मुल्क में माइनॉरिटी अपीजमेंट भी होता है, एक तरफ है, तो दूसरी तरफ मेजॉरिटी अपीजमेंट भी है। आप मुझे ये बताइए कि इस एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट जब होता है तो उसमें जब हम किसी चीज़ की एनालिसिस करते हैं तो वो एक ईमानदाराना एनालिसिस होती है। आज जो एनवायरनमेंट है, अब नाम आप किसका बदलेंगे? आप मुजफ्फरनगर का बदल रहे हैं। आप किसका नाम बदलेंगे? आप मुगल। अरे भाई, एक आध ऐसा नाम भी तो होना चाहिए था जो दूसरी कम्युनिटीज़ का भी नाम होता, ताकि लोगों के, एक आम आदमी जो गली महल्ले में रहता लगे कि सबका साथ सबका गली में, देखिए हमें समझना चाहिए गली महल्ले में क्या होता है। गली महल्ले में जो आदमी रहता है, आज उसके दिमाग में ये बात बैठ रही है कि हर चीज जो है जिस पे अटैक किया जा रहा है उसका ताल्लुक मुसलमान से है। अब ये जो एहसास आप एक लोगों के अंदर जगा रहे हैं, ये एहसास लोगों के अंदर एहसास महरूमी पैदा करेगा, और ये कहां लेकर जाएगा? ये इन चीजों को समझने की जरूरत है। देखिए, इलेक्शन जीतना, इलेक्शन शायद ये बहुत अच्छी तरह से समझा जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है। सऊद भाई, सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, हमारा मुल्क बड़ा अजीम है, इस मुल्क को सदियों से चला है, ये सदियों तक चलेगा। इसमें इस तरह के रास्तों को इख्तियार मत करिए जिससे कि हमारे और एक दूसरे के बीच में ऐसी दरारें पैदा हो जाए। मैं जल्दी से आपके पास आना चाह रहा हूं कि देखिए, यही बात है कि कहीं ना कहीं एक तबके से जुड़े हुए चीजों को अगर बदला जाए, ये क्या ठीक है? अगर किसी में किसी चीज की अगर तब्दीली करने की जरूरत है, या फिर किसी हुक्मरां से ऐतराज है, तो शायद अलग अलग तबके से भी हो सकता है। सिर्फ एक ही तबके से जुड़े हुए लोगों के साथ ऐतराज क्यों नजर आता है? नहीं, ऐसा नहीं है, और इससे किसी भी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आ रहा हूं सर, बुनियादी सर आ रहा हूं बस आपके पास, चाहे एक ब्रेक के बाद। हाँ। किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस बात को भी इतला कर दूं कि हमें हिस्टोरिसिटी पे देखना चाहिए। जैसे आपका इशारा मुगल सराय और इलाहाबाद की तरफ है, तो अगर इलाहाबाद की, क्योंकि मैं हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में ही बात करूंगा, जैसे आप दिल्ली के अंदर भी 7 शहर 8 शहर आप जानते हैं सभी, जितने भी सुल्तान हुए उन्होंने दिल्ली में शहर बसाया। ठीक है। तो उस तरीके से अकबर ने भी इलाहाबाद में एक शहर बसाया, उसका नाम इलाहाबाद रखा। तो बाद में वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो इलाहाबाद के नाम से जाना गया। तो हकीकत में वो पहले वो प्रयागराज पुराणों में या हम स्क्रिप्चर्स में देखें दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं बात यहाँ पे टीपू सुल्तान की करना चाहता हूँ, बेसिकली मैं इसीलिए यहाँ पे पैनल में हूँ। टीपू सुल्तान को लेकर के जो बार बार कंट्रोवर्सी की जा रही है, वो उसको हमें समझना पड़ेगा कि जो पिक्चर है वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, देयर आर सम ग्रे स्टेन्स ऑल्सो। आप ये देखिए कि जो ऐसे बहुत सारे अभी आपने खुद ही चर्चा की साहब की, हमें मेमोयर्स मिलते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस मिलते हैं जो पोर्चुगीज हैं या जो स्पेशली क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ भी दे वर आल्सो विक्टिमाइज्ड, उनको विक्टिमाइज किया गया। दरअसल में ये बातें हम तब तक एकेडमिक एटमॉस्फेयर में एकेडमिक्स में नहीं ला सकते जब तक कि इस पे एक्सटेंसिव रिसर्च न हुई हो। ये बातें अभी ओरल ट्रेडिशंस में है, तो खास तौर पर ग्रे शेड्स को जो है इससे दूर ही रखा जाता है। बिल्कुल सही आम तौर पर, क्योंकि ग्लोरीफाई किया जाता है। अगर हम कभी एकेडमिक्स में लाए तो ओपनिंग रिमार्क्स में साफ तौर पे कहा कि जब भी हम हिस्ट्री को पॉलिटिक्स के साथ इंटरमिंगल करेंगे, मिक्स करेंगे, तो कंट्रोवर्सी ही होगी, कोई फायदा नहीं होगा। लोग लड़ेंगे, जिसका इतिहास से कोई मतलब नहीं है, वो स्पेशली वो लोग ज्यादा लोग जंग में कूद पड़ते हैं। तो मेरा इस बात को लेके बहुत क्लियर कट बात है कि जो इतिहास की जानकारी नहीं रखते हैं उनको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। बेहतर होगा कि पहले, लेकिन सर जो सियासत की जानकारी रखते हैं ना, वो थोड़े बहुत इतिहास से भी सियासत करना जानते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सियासी मुद्दा है। टीपू सुल्तान को लेकर के अपने हिसाब से वोट बैंक साधने की कोशिश है, लेकिन हम देखें कि अभी जो हालिया असेंबली इलेक्शन गुजरे हैं उसमें भी इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया गया। पिछले साल भी ये तकरीब मुनक्किद की गई थी, उस वक्त भी इस मुद्दे को उठाया गया। उस वक्त ये कहा गया कि 2017 में इलेक्शन है, इस वजह से सब कुछ हो रहा है। 2018 में उसका फायदा हुआ नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि आज के डेट में जो पॉलिटिक्स है वो परसेप्शन का है, और परसेप्शन के हिसाब से हर पॉलिटिकल पार्टी वो स्टैंड लेती है कि किन से किन को फायदा होने वाला है। टीपू सुल्तान का विरोध नहीं हो रहा है। ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी टीपू सुल्तान का जयंती मना रहा है उनको वहाँ एडवांटेज है, जो उनका विरोध कर रहा है उनका भी एडवांटेज है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे अभी डॉक्टर पुनियानी जी और हमारे ख्वाजा साहब और डॉक्टर वेद व्रत जी ने जितनी बातें कही यहाँ, आप हिस्ट्री को, इतिहास को तो बदल नहीं सकते हैं। मेरा पॉइंट ये कहने का है कि इस मुल्क में जो विकास, डेवलपमेंट, एजुकेशन, अपलिफ्टमेंट की बात होनी चाहिए, वहां पर इस जयंती के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? टीपू सुल्तान का जयंती मुसलमानों को नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं
एक जिम्मेदार शख्स होने के नाते कह रहा हूं कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाने से और नहीं मनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां तक मैशियत की बात है, जहां तक डेवलपमेंट की बात है, उनको बदलिए। सरकार जिनकी भी हो, हम तमाम सरकारों से कहना चाहते हैं कि अगर आप 25 करोड़ की आबादी को जब तक मेन स्ट्रीम पे लेके नहीं आएंगे, मुल्क का भला नहीं होगा। सर, हाँ, सिर्फ एक बात कह दूं, बात को मैं समर्थन करता हूँ, मैं सिर्फ एक बात सलाम करता हूँ इस जज्बे को। ठीक है, सिर्फ एक बात कह दूं, देखिए ये पता नहीं कैसे ये गलतफहमी लोगों के बीच में पैदा हो गई है, और मैं अक्रॉस द बोर्ड ये बात कह रहा हूं कि सिंबोलिज्म से मुसलमान खुश होता है। टीपू सुल्तान की आपने बरसी बना दी, या आपने चादर चढ़ा दी, या आपने जो है वो किसी की टोपी पहना दी, या किसी के आपने रुमाल डाल दिया। अरे भाई, मुसलमान को बेवकूफ समझना बंद करो। बिल्कुल, मुसलमान के जो मसाइल है वो वही मसाइल है जो सबके मसाइल है, और मुसलमानों को भी खुद बेदार होना पड़ेगा। मुसलमानों को भी खुद बेदार होना पड़ेगा। साइड लाइन होकर के बच के निकलने से काम नहीं चलेगा, और वो यही कर रहा है, मेन स्ट्रीम में आने की बजाय साइड से निकलने की कोशिश। ठीक है पुनियानी साहब, ठीक है पुनियानी साहब, इन सब के बीच सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, और वक्त जो है अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं। आपसे भी मैं फाइनल कमेंट के तौर पर यह जानना चाहूंगा सर कि तारीख को जो पलटने की जो कोशिश होती है, क्या इसका एक मुस्बत असर ये नहीं होता है? क्योंकि हम पुरानी बातें कर लेते हैं, सियासतदान अपने अपने हिसाब से तारीख को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, लेकिन जो असल बेदार तबका है वो जब उसका मुतालबा करता है, उसको जाकर के एनालाइज करता है, तो फिर वो शायद अपनी तारीख से ज्यादा बेहतर तरीके से दो चार होता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग मुतालबा करते नहीं, एनालिसिस करते नहीं है, पढ़ा पढ़ाया जो है वो ज्ञान ले लेते हैं। पुनियानी साहब, डॉक्टर राम पुनियानी जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उनसे दोबारा जो है बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत लग रही है। लेकिन वेद ब्रत जी, मैं आपके पास यही सवाल लेकर के आ रहा हूं। आप सवाल फिर से करेंगे? जो एक मुतालबे का जो दौर है, क्या इस तरह की बातों से इतर अगर हम देखें तो कुछ लोग ऐसे भी नजर नहीं आते, या फिर आज के वक्त में लोगों को अपनी तारीख से दोबारा से वाबस्ता होने का एक मौका नहीं मिलता है? ठीक है, जो बातें भी फैक्ट रखी जाती हों, लेकिन जो समझने वाला तबका है, जो एनालाइज करने वाला तबका है, वो बेहतर तारीख समझ पाता है फिर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी ऐसे जो हमारे इतिहास में जो लोग हुए हैं जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है कंट्री के लिए, नेशन के लिए, तो हमें उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। टीपू सुल्तान के केस में उनको एक नेशनलिस्ट हीरो मानना मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स, एविडेंसेस हैं। वो मैसूर के ठीक है, हो सकते हैं, मैसूर के हो सकते हैं बिल्कुल, और लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी दिखाई उसको पड़ता भी है हमको नकारना नहीं चाहिए। जी, जी, दोनों ही फैक्ट्स उनके साथ हैं। मतलब इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पे किसी भी रूलर को जब हम एनालाइज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो एज ए रूलर ही करें। अगर हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से लगा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं वो हिंदुओं की तरफ। सर, मैं आपके पास इस पर आना चाहूंगा कि ये जो है वो बांट करके अपने अपने हिसाब से चीजों को जो रखने की कोशिश है, क्या एक कोई ऐसा जो है थर्ड फ्रंट हो, या फिर कोई ऐसी कहीं ना कहीं बीच में बात आने की जरूरत नहीं है जो सबको एक साथ जोड़ करके बात करने की कोशिश करे? वो ये बताने की कोशिश करे कि टीपू सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई या फिर महाराणा प्रताप या शिवाजी ये हिंदू और मुसलमानों के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हैं। यही तो हमारी बदकिस्मती है सऊद साहब, यही हमारी बदकिस्मती है कि वो तमाम बड़ी अजीम शख्सियतें, और मैं अक्रॉस द बोर्ड ये बात कह रहा हूँ, तमाम अजीम शख्सियतें जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनके अंदर एक बहुत लंबी फहरिस्त है, और टीपू सुल्तान उसका हिस्सा है। देखिए, वो आदमी जिसने जिंदगी के आखिरी सांस तक हिंदुस्तान के बदतरीन दुश्मन, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर पैदा किया अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में, जिसकी कीमत आज भी ये पूरा खित्ता जो है वो अदा कर रहा है, उस शख्स को लेकर अगर हम कंट्रोवर्सी में तो ये बड़ी बदकिस्मती है। और मैं आखिरी बात ये कहता चलूं, देखिए आज हिंदुस्तान को जरूरत जिसकी है वो ये है कि भाई हार्मनी पैदा करो, सामंजस्य पैदा करो, समरसता। लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है, तोड़ने की बात ही हो रही है, जोड़ने की नहीं। और हमारे इन्होंने असलम भाई ने कहा कि परसेप्शन मैनेजमेंट को ठीक करो, हिंदुस्तान के मुसलमानों में ये मैसेज मत भेजो कि तुमको किनारे कर। मैं अपना कंक्लूड इसमें करना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान हो या मौलाना आजाद हो या सरदार पटेल जी हो, नेहरू हो, इनकी जयंती जिनको मनाना है वो मनाए। मैं सिर्फ एक मांग करता हूं हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों से कि इस मुल्क को बहुत आगे ले जाना है।
और हम तमाम लोगों को मिलजुल करके इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। इस मुल्क में अभी भी लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, बुनियादी बातें नहीं हो रही है, बुनियादी बातें नहीं हो रही है, बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रहा है, और बुनियादी सहूलियात जब तक नहीं मिलेगा सबको, तब तक ये मुल्क बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है पुण्यानी सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं सर। 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा कि जो बातें हो रही हैं वो ठीक नहीं है, ये बात सही है, लेकिन जोड़ने की जगह तोड़ने की बात हो रही है खाली। आप क्या कहेंगे सर, फाइनल कमेंट? जी देखिए, इसमें मुझे फिर से महात्मा गांधी के पास जाने की इच्छा होती है। महात्मा गांधी ने भी भारतीय इतिहास पे बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी अपनी किताब हिंदू स्वराज में की। उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे, दोनों राजाओं के जो शासन थे उसमें हिंदू मुसलमान दोनों प्रकार के लोग रहते थे। तो ये इतिहास को देखने का जो तरीका गांधी ने रखा था वो वास्तव में साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत कारगर सिद्ध हुआ। पर अब जब से सांप्रदायिक राजनीति वाले लोग मजबूत हो रहे हैं, वो राजाओं को धर्म के नाम पर बांटकर और समाज में राजकुमार भाटी जी क्या कहना चाहिए? और वास्तव में हमारे असली सर माफी के साथ रोक रहा हूं सर, वक्त ओवर हो गया है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। मैं 30 सेकंड में मुल्क के सियासतदानों को, सभी सियासतदानों को केवल संदेश देना चाहूंगा कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हमें कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। अब ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। क्या बात। मैं जी देखिए, मेरा तो ये कहना है कि साहब कि आप जो एक शिवाजी या टीपू सुल्तान या जो भी जिस तरह की भी चीज़ें हैं, जो लोग भी मनाना चाहें, या लोहिया जी का नाम पर हो या बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हो, कुछ भी, मेरा अपना मानना है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो सरकार ना मनाए, पब्लिक के ऊपर छोड़ा जाए। पब्लिक एक परसेप्शन ऐसा क्रिएट करे कि टीपू सुल्तान अगर अच्छे हैं तो पब्लिक को मनाने दे। शिवाजी के नाम पर महाराष्ट्र में पब्लिक मनाती है, ना कि सरकार मनाती है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को समझने बस सर यही है कि सियासत में सर ये जो है ना, इसके नाम पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इसके नाम सर आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत ये जो चीज किया जा रहा है, ये नहीं नजर आता है सबके बीच की सियासतदानों को सामने वाले का ही कॉलर गंदा नजर आता है, अपना कॉलर हमेशा चकाचक। लेकिन राजकुमार भाटी जी ने जो बात कही वही अपने आप में अहम है कि मौजूदा वक्त की बात कीजिए, तारीख में अगर जाएंगे तो फिर बहुत से सफात खुलेंगे। जरूरत है कि आज के हिसाब से आज के हालात को बदला जाए, बेहतर किया जाए और मुस्तकबिल की एक अच्छी तामीर की जाए। आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए सलाम हिंदुस्तान इमरान खान के साथ।